हेलो एमए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। कल हमने आपको आलपोर्ट की पर्सनालिटी थ्योरी के बारे में बताना शुरू किया था और हमने उनकी कुछ प्रत्ययों, व्यक्तित्व की संरचना, शील गुणों, इन सब के बारे में बताया था। आज हम आलपोर्ट के सिद्धांत में हम आपको आज व्यक्तित्व की गतिकी के बारे में बताएंगे। और एक चीज भी आज आपसे कहना चाहते हैं कि आप पेपर पढ़ रहे हैं, अब आपके एग्ज़ाम का पैटर्न शायद बदलने वाला है और अगर शॉर्ट क्वेश्चन का पैटर्न रहा तो आपको डीप स्टडी की ज़रूरत है, गहन अध्ययन की ज़रूरत है। कहानी लिखने से काम आपका चलने वाला नहीं है। आप इसमें एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप छोटी छोटी चीज़ें जो बताई जा रही हैं उसका बहुत ध्यान रखिएगा। तो पेपर देखते रहिए कि किस तरह का पैटर्न होगा। अभी फाइनली क्या होगा इसके बारे में तो देखा जाएगा। तब तक हम आज आपको आलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत में दूसरे पक्ष की ओर ले चल रहे हैं, व्यक्तित्व की गतिकी। आलपोर्ट ने जो व्यक्तित्व की गतिकी की व्याख्या की है वह मुख्यतः दो प्रत्ययों के आधार पर की है और यह दो प्रत्यय हैं। एक तो है फंक्शनल ऑटोनॉमी, यानी जो कार्यात्मक स्वायत्तता, और दूसरा है चेतन और अचेतन अभिप्रेरणा का। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि कार्यात्मक स्वायत्तता क्या है। देखिए, क्वेश्चन में इस तरह का आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन कि क्या है ये फंक्शनल ऑटोनॉमी। कार्यात्मक स्वायत्तता को आलपोर्ट ने 1961, ध्यान दीजिएगा, 1961 ने अपने बाद के अध्ययनों में ये स्वीकार किया कि जो व्यक्तित्व के अध्ययन में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अभिप्रेरणा और जो संबंधित कारक हैं वह व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण ढंग से निर्धारण करते हैं। अभिप्रेरणाएं जो होती हैं उनमें वैयक्तिक भिन्नता होती है। वैयक्तिक भिन्नता का मतलब है कि हर व्यक्ति का जो मोटिवेशन है वह अलग अलग प्रकार का होता है। उसका स्तर, उसमें मात्रा, उसकी हर चीज़ें हर व्यक्ति की दूसरे प्रकार से। कुछ जैविक अभिप्रेरणाएं हैं जो सब में उत्पन्न होती हैं, सबके लिए समान रूप से, लेकिन सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणाएं, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। तो अभिप्रेरणाओं में वैयक्तिक भिन्नता होती है और इस अभिप्रेरणा को समझने के लिए आलपोर्ट ने कहा है कि आंतरिक गत्यात्मक शक्तियाँ जिनसे कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं और समकालीन प्रेरणाओं को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है अभिप्रेरणा अगर समझना है तो व्यक्ति की आंतरिक गत्यात्मक शक्तियाँ और संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, क्योंकि इनको ध्यान में रखकर ही हम समकालीन जो प्रेरक हैं इनको ध्यान में रखकर ही हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। व्यक्ति की जो अभिप्रेरणाएं हैं वह हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं। यह समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं। यानी एक अभिप्रेरणा की पूर्ति हुई तो दूसरी अभिप्रेरणा उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार से व्यक्ति का जो मोटिवेशन है उसमें हमेशा चेंजिंग आती रहती है। और आलपोर्ट ने ये कहा है कि व्यक्तित्व और अभिप्रेरणा का जो संबंध होता है उसमें जो कार्यात्मक स्वायत्तता है उसको ये कहा जा सकता है कि कार्यात्मक जो स्वायत्तता है इसका प्रत्यय आलपोर्ट ने बताया है। कार्यात्मक स्वायत्तता को बताते हुए इन्होंने कहा है कि यह एक प्रकार का मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट है। क्या है कार्यात्मक स्वायत्तता? एक प्रकार का प्रेरणात्मक प्रत्यय है। कार्यात्मक स्वायत्तता को बताते हुए आलपोर्ट ने कहा है कि एक परिपक्व
सामान्य वयस्क की माने एक मैच्योर्ड एडल्ट की कुछ अभिप्रेरणाएं जो हैं बीती अनुभूतियों से कार्यात्मक रूप से यद्यपि संबंधित नहीं होती हैं, फिर भी उनमें ये देखा गया है कि इन्हीं अनुभूतियों से अभिप्रेरक उत्पन्न होते हैं और इसलिए ये कहा जा सकता है कि यह अभिप्रेरणाएं जो हैं अपनी मौलिक परिस्थिति से पूर्ण रूप से यानी जो मूल परिस्थिति होती है उससे पूर्ण रूप से स्वायत्त या स्वतंत्र होती हैं। स्वायत्त का मतलब आप समझते हैं ना, स्वतः होने वाला, अपने आप संचालित होने वाला। गत अनुभूतियाँ जो होती हैं यानी जो पिछली अनुभूतियाँ होती हैं व्यतीत हो चुकी होती हैं और व्यक्ति के वर्तमान व्यवहार का संबंध इन अनुभूतियों से अब नहीं है। यानी ऐसी अनुभूतियाँ जिसका संबंध अब के व्यवहार से नहीं है। आलपोर्ट ने यह भी कहा है कि यह अलग बात है कि जो वर्तमान व्यवहार होता है इसका आधार भले ही ये जो विगत अनुभूतियां हैं यह वर्तमान व्यवहार का आधार नहीं हो, लेकिन वर्तमान में अब यह अनुभूतियां इसका आधार नहीं है। इसी बारे में इन्होंने ये कहा है कि कुछ उदाहरणों से भी इन्होंने इसे समझाने की कोशिश की हुई है कि इन्होंने ये कहा है कि एक साधारण आदमी जो है अपनी मेहनत से कुछ वर्षों में धनी हो जाता है और जब वह अपनी उस प्रारंभिक अवस्था से जो कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र होती है और उससे वह यदि कड़ी मेहनत या धनी बनने के लिए करता था तो वह अब इस मेहनत को अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए करता है। यानी यह उदाहरण क्या कहता है? यह उदाहरण ये कहता है कि पहले भी अभिप्रेरणा थी, अब भी अभिप्रेरणा है, लेकिन अभिप्रेरणा का स्वरूप बदल चुका है, अनुभूतियों का स्वरूप बदल चुका है, ऊर्जा वह लगा रहा है, कड़ी मेहनत वह कर रहा है। आलपोर्ट ने जो ये फंक्शनल ये ऑटोनॉमी है, कार्यात्मक स्वतंत्रता है, इसके स्वायत्तता जो है इसके दो स्तर बताए हैं। इसमें एक स्तर इन्होंने बताया है जो सतनन कार्यात्मक स्वायत्तता। इसका मतलब है सतनन कार्यात्मक स्वायत्तता का जो संबंध होता है, एक तरह से आप लोगों ने ये थ्योरी मेमोरी में भी पढ़ी है। सतनन यानी जो चीज़ें प्रिजर्व रहती हैं, बनी रहती हैं, संरक्षित रहती हैं, इनको सतनन कहते हैं। कार्यात्मक स्वायत्तता का संबंध कुछ विशिष्ट व्यवहारों की पुनरावृत्ति करके एक रूटीन के रूप में या एक आदत के रूप में करना होता है। माने कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे में संरक्षित रूप से प्रिजर्व होती हैं और यह जो प्रिजर्व होती हैं यह जो है व्यवहारों को दोहराती हैं और यह जब रूटीन रूप में दोहराए जाते हैं यह व्यवहार तो एक तरह से यह आदत के रूप में हो जाते हैं। जिस तरह से कोई व्यक्ति जो है नशा करने वाला व्यक्ति जो है वह बार बार किसी चीज़ का अगर नशा करता है तो वह उसकी आदत हो जाती है और इस क्रिया को वह दोहराता है। यह भी एक प्रकार का जो है प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी है, सतनन कार्यात्मक स्वायत्तता है, क्योंकि व्यक्ति जो है इस प्रकार से व्यवहार से व्यक्ति किसी उद्देश्य की पूर्ति भी करता है और यह उसकी आदत से भी संबंध होगा। लेकिन वर्तमान में इस पुनरावृत्ति के व्यवहार से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, तो ऐसा जो है सतनन कार्यात्मक स्वायत्तता अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती है। एक बार फिर से इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कहना है इनका कि यह जो होती है यह विशिष्ट प्रकार की क्रियाओं को दोहराने से होती है, पुनरावृत्ति होती है। शुरू में व्यक्ति किसी कारणवश पुनरावृत्ति करता है
बाद में ये आदत हो जाती है जिससे कोई विशेष या नए उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है। चूंकि व्यक्ति इसका आदती हो जाता है, इसलिए इससे उसे कोई नया उद्देश्य नहीं मिलता है। दूसरा इन्होंने बताया है जो है वह है उपयुक्त कार्यात्मक स्वायत्तता। आलपोर्ट ने ये बताया है कि इस प्रकार की जो फंक्शनल ऑटोनॉमी होती है, उपयुक्त प्रकार की, प्रोप्रिएट टाइप की, वो इन्होंने बताया है कि इस प्रकार की जो कार्यात्मक स्वायत्तता है वह व्यक्तित्व की व्याख्या के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। और यह जो कार्यात्मक स्वायत्तता है, इसके आधार पर एक परिपक्व सामान्य व्यक्ति की अभिप्रेरणा को समझने के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा जो है इस जो प्रकार की जो उपयुक्त कार्यात्मक स्वायत्तता है, इस अभिप्रेरणा का संबंध व्यक्तित्व के एक तरह से कोर से होता है। कोर से होता है यानी केंद्रक से होता है। और इस प्रकार की जो कार्यात्मक स्वायत्तता है, इसका तात्पर्य होता है, इसका अर्थ यह होता है कि जो कुछ भी सीखा गया है, जैसे हर व्यक्ति की रुचि, मूल्य, अभिवृत्तियां, उद्देश्य आदि होते हैं, और यह जन्मजात न होकर यह व्यक्ति जो है वातावरण से, अपने परिवेश से सीखता है। और इस प्रकार की जो कार्यात्मक स्वायत्तता होती है, उसके आधार पर ये जो व्यक्ति की आत्म प्रतिमा से भी संबंधित होती है, और यह आत्म प्रतिमा को संगत भी बनाती है। इसके साथ ही आलपोर्ट ने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति की जीवन शैली होती है, उसको भी उत्तम बनाने का कार्य यह कार्यात्मक स्वायत्तता के द्वारा होता है। तो एक तरह से जो उपयुक्त कार्यात्मक स्वायत्तता है, वह व्यक्ति की रुचि, मूल्य, अभिवृत्ति, उद्देश्य, इन सब से संबंधित होती है, लाइफ स्टाइल को बनाती है, उत्तम बनाती है, और जो सेल्फ इमेज है, इसको भी एक तरह की इसमें संगतता लाती है। जो उपयुक्त कार्यात्मक स्वायत्तता है, उसको आलपोर्ट ने यह बताया है कि यह 3 नियमों के द्वारा नियंत्रित होती है। इसको कंट्रोल करने वाले 3 नियम होते हैं। एक तो इन्होंने बताया है कि ऊर्जा को संगठित करने का नियम। ऊर्जा को संगठित करने का नियम यह कहता है कि हर व्यक्ति में कार्य करने की ऊर्जा या शक्ति होती है, और इस शक्ति का जो उपयोग होता है, व्यक्ति ऐसी जगह करता है जिससे कि उसे कुछ पॉजिटिवली प्राप्त हो। सही दिशा, सही जगह पर ही इस ताकत का वह उपयोग करता है। और किसी क्रिया को करने में जो वह ऊर्जा खर्च करता है, उससे नए नए व्यवहार भी सीखता है, करता है, और कई बार जो ऊर्जा होती है वह क्रिया करने के बाद भी बचती है। तो इस बची हुई ऊर्जा को वह गलत या विध्वंसात्मक कार्यों में नहीं खर्च करता है, बल्कि सही जगह पर वह इसका उपयोग करता है। और इस कारण से जो संचित ऊर्जा होती है, वह लंबे समय तक उसको बनाए रखती है, और जिसका उपयोग वह नए नए कार्यों या नई क्रियाओं को करने में लगा सकता है, और इससे वह कुछ विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। दूसरा नियम इन्होंने बताया है दक्षता और निपुणता का नियम। दक्षता का नियम ये कहता है कि दक्ष यानी कुशल, मास्टरी। ये नियम ये कहता है कि व्यक्ति जो है अपनी अभिप्रेरणाओं, जो उसका मोटिवेशंस हैं, उसकी सेटिस्फैक्शन के लिए एक हायर लेवल पर, उच्च स्तर पर क्रिया करता है। यानी व्यक्ति जो है अपनी जो उसकी जो भी अभिप्रेरणाएं हैं,
कई बार ऐसा होता है कि आप एग्ज़ाम देते हैं, क्या आप क्लास टेस्ट की तरह या क्लास में जैसा पूछा जाता है वैसे ही उत्तर लिखते हैं? नहीं, वहाँ पर आप अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं कि कितने बेटर वे में हम आंसर करें। क्यों? क्योंकि वहाँ आपको एक बेहतर परिणाम की उम्मीद होती है। आपको एक बेहतर परिणाम चाहता है, आप अपने मोटिवेशन को हाई लेवल पर सेटिस्फाई करना चाहते हैं, इसलिए साधारण क्रिया से अपने को संतुष्ट नहीं करते हैं। तो आलपोर्ट ने भी ये कहा है कि दक्षता या निपुणता का नियम यह कहता है कि व्यक्ति जो है अपनी जो अभिप्रेरणा की संतुष्टि जब उच्च स्तर पर करना चाहता है तो वह साधारण उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं होता है और अपनी निपुणता को और अधिक बढ़ाने का वह प्रयास करता है। तीसरा नियम जो आलपोर्ट ने बताया है वह यह है कि उपयुक्त प्रतिमानों का नियम। उपयुक्त प्रतिमानों का नियम ये कहता है कि किसी व्यक्ति में जो भी अभिप्रेरणाएं होती हैं या पाई जाने वाली सभी प्रकार की जो अभिप्रेरणाएं होती हैं वह उसकी आत्म की संरचना से संबंधित होती हैं। ध्यान दीजिएगा, आलपोर्ट ने भी आत्म की बात की है। या यह जो अभिप्रेरणाएं होती हैं उसकी आत्म की संरचना पर आधारित होती हैं और यह अभिप्रेरणाएं एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती हैं। व्यक्ति जो है अपने आत्म को अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं और प्रत्यक्ष परक प्रक्रियाओं को संगठित करता है। यानी अभी इसके पहले भी आलपोर्ट ने यह बात कही कि आत्म को संगत बनाने की क्रियाएं, उसको पूर्ण करने की क्रियाएं, उसका जो परसेप्शन है उन प्रक्रियाओं को व्यक्ति जो है वह संगठित करता है और व्यक्ति की जो अभिप्रेरणाएं होती हैं वह उपयुक्त प्रतिमानों के रूप में पाई जाती हैं। आलपोर्ट यह भी कहते हैं कि सभी प्रकार की जो अभिप्रेरणाएं हैं उनकी व्याख्या इस कार्यात्मक स्वायत्तता के नियम के आधार पर नहीं की जा सकती है। यानी आलपोर्ट ने माना है कि कुछ प्रेरणाओं की व्याख्या तो कार्यात्मक स्वायत्तता के आधार पर की जा सकती है, किंतु सभी प्रकार की अभिप्रेरणाओं की व्याख्या कार्यात्मक स्वायत्तता के आधार पर या नियमों के आधार पर करना संभव नहीं है। आलपोर्ट ने कुछ ऐसे भी व्यवहार बताए हैं जिनकी व्याख्या कार्यात्मक स्वायत्तता नियमों के आधार पर नहीं की जा सकती है। ये 8 प्रकार के व्यवहार इन्होंने बताए हैं। अब हम आपको उन 8 प्रकार के व्यवहारों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले इन्होंने जैविक अंतर्नोद के बारे में बताया है। जैविक अंतर्नोद आप लोगों ने जब भी मोटिवेशन पढ़ा है, बायोलॉजिकल ड्राइव्स, इसे अंतर्नोद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो होती है आंतरिक रूप से होती है, शारीरिक कारणों से होती है और यह जो होते हैं एक तरह से शरीर को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए इन्हें ड्राइव्स कहा जाता है। ये चालक का कार्य करते हैं। तो जैविक अंतर्नोद के कारण जो व्यवहार उत्पन्न होते हैं, अब जैविक अंतर्नोद के कारण कौन सा व्यवहार होता है? जैसे भोजन करना, सांस लेना, पानी पीना, ये सब, क्योंकि ये शारीरिक आवश्यकताएं हैं और जो जैविक अंतर्नोद हैं यह जीवन रक्षा के लिए आवश्यक हैं। यह जो है इनकी पूर्ति अगर नहीं होगी तो व्यक्ति का जीवन भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरा इन्होंने बताया है, तो अभी हमने आपको बताया कि जैविक अंतर्नोद एक ऐसा है अभिप्रेरणात्मक व्यवहार जिसको कि आलपोर्ट ने कहा है कि कार्यात्मक स्वायत्तता
से के आधार पर इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। दूसरा, सहज क्रियाएं, इनकी भी व्याख्या आलपोर्ट ने कहा है कि इन कार्यात्मक स्वायत्तता के आधार पर नहीं हो सकती। जो सहज क्रियाएं हैं वो क्या हैं? जैसे पलक झपकाना, पाचन क्रिया, इस तरह की जो चीज़ें हैं इसकी व्याख्या कार्यात्मक स्वायत्तता के नियमों के आधार पर नहीं की जा सकती है। तीसरी चीज इन्होंने बताया है जो शरीर गठनात्मक तत्व हैं। शरीर गठनात्मक तत्व यानी जिनके आधार पर जो शरीर की बनावट है ये सब है, इसकी व्याख्या कार्यात्मक स्वायत्तता के नियम के आधार पर नहीं कर सकती। साथ ही साथ इन्होंने यह भी बताया है कि ऐसी आदतें जिनका कोई प्रेरणात्मक मूल्य नहीं होता है, उनकी व्याख्या भी कार्यात्मक स्वायत्तता के नियमों के आधार पर नहीं की जा सकती। यानी ऐसी आदतें जिनका प्रेरणात्मक मूल्य है उनकी व्याख्या तो हो सकती है, लेकिन जिनका प्रेरणात्मक मूल्य नहीं है उनकी कोई व्याख्या इस कार्यात्मक स्वायत्तता के नियम के आधार पर संभव नहीं है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि जो पुनर्बलन के अभाव में जो व्यवहार व्यक्ति नहीं करता है या छोड़ देता है, क्योंकि आपको पता है कि व्यक्ति उन क्रियाओं या व्यवहारों को शामिल करता है, दोहराता है, आगे बढ़ाता है जिस पर कि उसे रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन मिलेगा, लेकिन जिस पर नहीं मिलता है उसे छोड़ देता है। तो ऐसे व्यवहार जो कि पुनर्बलन के अभाव में त्याग दिए गए हैं उनकी भी व्याख्या इस नियम के आधार पर नहीं की जा सकती। बाल्यावस्था की अनेक दमित इच्छाएं या बाल्यावस्था की जो दमित इच्छाएं हैं उनसे संबंधित जो व्यवहार होते हैं उनकी व्याख्या भी इस कार्यात्मक स्वायत्तता के नियम के आधार पर करना संभव नहीं है। सब्लिमेशन जो मनोरचना है, उदात्तीकरण की जो मनोरचना है, आपने मनोरचनाओं में पढ़ा है, तो ऐसे व्यवहारों की व्याख्या भी जो है वह स्वायत्तता के नियम के आधार पर नहीं की जा सकती। उदात्तीकरण या सब्लिमेशन की जो मनोरचना है यह एक बहुत अच्छी मनोरचना मानी जाती है और आपने इसके बारे में पढ़ा भी है कि जैसे कि आपने कई उदाहरण भी पढ़े हैं, जैसे तुलसीदास, कालिदास, इन लोगों ने एक तरह से अपने को आगे ले जाने के लिए इस तरह की मनोरचनाओं का उपयोग किया और ऐसे ग्रंथों को लिखा जिसके आधार पर ये पूरी दुनिया में जाने गए। अब हम आपको बताने चल रहे हैं चेतन और अचेतन अभिप्रेरणा जो आलपोर्ट ने बताई है। आलपोर्ट का ये कहना है कि जो एक व्यक्ति है उसका जो स्वस्थ व्यक्ति जो होता है या सामान्य रूप से जो एक मैच्योर्ड व्यक्ति है वह जानता है कि उसकी क्रियाएं क्यों हो रही हैं। वह जो भी कर रहा है, संगत कर रहा है, असंगत कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है और क्यों कर रहा है, यानी जो भी एक स्वस्थ और सामान्य व्यक्ति, ये ध्यान दीजिएगा, और अपनी सभी प्रकार की जो उसके कॉन्शियस लेवल पे मोटिव्स हैं, चेतन अभिप्रेरणाएं, देखिए कुछ अभिप्रेरणाएं ऐसी हैं जिनको कि व्यक्ति चेतन स्तर पर व्यक्त नहीं कर सकता है, लेकिन अपनी कुछ चेतन स्तर की अभिप्रेरणाएं जो होती हैं उनकी वह जानकारी रखता है और उसको यह जो है उसे पता होता है कि वह क्या कर रहा है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसको कि यह ज्ञात नहीं है कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है
उसे अपनी अभिप्रेरणाओं के बारे में जो जानकारी नहीं है, उसने महत्व तो दिया है लेकिन उसे जानकारी नहीं है। तो आलपोर्ट ने चेतन प्रेरणाओं को महत्व दिया है और अचेतन अभिप्रेरणाओं की उन्होंने अपने सिद्धांत में कोई महत्व नहीं दिया है। उन्होंने एक तरह से इसकी उपेक्षा की है, जबकि फ्रायड आदि ने अचेतन को बहुत महत्व दिया है। आलपोर्ट का ये कहना है कि जब एक मैच्योर्ड व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति अपनी चेतन की प्रेरणाओं को जानता है, तो ऐसी अवस्था में जो उसका व्यवहार होता है उस अब जो उसकी अचेतन की अभिप्रेरणाएं हैं उनसे भी प्रभावित होता है। और आलपोर्ट यह नहीं मानते हैं कि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वह अचेतन के द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होता है। अभी हमने कहा कि फ्रायड की तरह फ्रायड के कॉन्सेप्ट को आलपोर्ट ने स्वीकार नहीं किया, यानी आलपोर्ट ने फ्रायड की इस बात को बिल्कुल भी नहीं स्वीकारा है। उनकी जो फ्रायड ने कहा था कि अहम जो है उसमें बैलेंसिंग मतलब कोई ऊर्जा नहीं होती है। उन्होंने फ्रायड ने कहा था कि जो ईगो होता है वह इड और सुपर ईगो में सामंजस्य का कार्य करता है, वह इड से ऊर्जा लेता है। लेकिन आलपोर्ट ने इस बात को नहीं माना है। आलपोर्ट ये कहते हैं कि जो एक सामान्य और परिपक्व व्यक्ति है वह पूर्ण रूप से चेतन के ही नियंत्रण में होता है, और वह क्योंकि चेतन स्तर पर वह जानता है कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, और यह व्यक्ति जो है अपने चेतन विचारों के द्वारा ही जो है अधिक प्रेरित होकर व्यवहार को करता है, और उसकी यह जो चेतन अभिप्रेरणा में अचेतन जो विचार हैं उसका कोई महत्व नहीं होता है। यानी आलपोर्ट पूरी तरह से यह कहते हैं कि व्यक्ति जो है वह पूर्णतया चेतन अभिप्रेरणाओं के नियंत्रण में होता है, और इन्होंने ये कहा है कि अचेतन में कोई प्रेरणा नहीं होती है। तो यहाँ पर यह बिल्कुल भी फ्रायड के विचारों से कहीं से भी सहमत नहीं है। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के विकास का भी वर्णन किया है। आलपोर्ट ने जो व्यक्तित्व के विकास का वर्णन किया है, इन्होंने कुछ अवस्थाओं का भी वर्णन किया है, और साथ ही साथ इसमें इन्होंने कोई एक लंबी अवस्था न लेकर इन्होंने ये कहा है कि जो आलपोर्ट 1961 ने कि एक व्यक्ति जो है कोई व्यक्तित्व के साथ जन्म नहीं होता है, यानी जो बच्चा होता है उसका कोई व्यक्तित्व नहीं होता है, उसके जो व्यक्तित्व का विकास होता है वह जन्म के पश्चात ही होता है। यानी जब वह एक व्यक्ति विशेष जो जन्म लेता है तो उसका व्यक्तित्व जन्म के बाद विकसित होने लगता है। और आलपोर्ट ने अपने व्यक्तित्व विकास में जो अवस्थाओं का वर्णन किया है, उन्होंने आलपोर्ट ने जो व्यक्तित्व विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया है वह सिद्धांत में नहीं किया है, फिर भी माने कोई विशेष अवस्था के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व सिद्धांत नहीं प्रतिपादित किया है, लेकिन जो विद्वान हैं उन्होंने इनके सिद्धांत के आधार पर जो है वह कुछ विशेष पॉइंट्स को बताया है। सबसे पहले आलपोर्ट द्वारा वर्णित एक प्रत्यय हम बता रहे हैं, शिशु, इन्फेंट। आलपोर्ट ने ये कहा है कि जो व्यक्तित्व का विकास है वह शैशवावस्था से लेकर वयस्क अवस्था तक होता है। आलपोर्ट का ये कहते हैं कि जो नवजात शिशु होता है, यानी आप लोगों ने पढ़ा है कि जो एक तरह से जब विकास की अवस्थाएं आपने पढ़ा है तो आपने जो इन नवजात शिशु की अवस्था जो पढ़ा है
वह जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक की शैशवावस्था को पढ़ा है। इन्होंने क्या कहा है कि व्यक्तित्व का जो विकास होता है शैशवावस्था से वयस्कावस्था तक होता है। आलपोर्ट कहते हैं कि जो नवजात शिशु है वह वंशानुक्रम इड सहज क्रियाओं से युक्त प्राणी होता है। यहाँ पर इन्होंने एक तरह से फ्राइड के इड के प्रत्यय को स्वीकार किया है। फ्राइड द्वारा वर्णित इड आपको याद होगा कि लिबिडो का जो केंद्र होता है वह मुख होता है। देखिए, अब आपको लिबिडो हम बता रहे हैं कि जो ऊर्जा, जो इच्छा, तो लिबिडो का केंद्र जो होता है वह मुख होता है और वहीं से उसकी संतुष्टि भी होती है। इड का जो स्वरूप होता है वह सुखवाद के नियम पर चलता है और इस तरह से इन्होंने वंशानुक्रम, इड और सहज क्रियाओं को महत्व दिया है। जन्म के समय जो होता है शिशु का कोई भी व्यक्तित्व आलपोर्ट ने नहीं माना है। इनका ये कहना है कि जो मानव शिशु होता है एक शरीर और चित्त प्रकृति से युक्त होता है और अपनी बस उसकी जो विशेष जो इच्छा होती है वह क्या है, शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि। आप ध्यान दीजिएगा, फ्राइड ने भी ऐसा ही कहा है। इन्होंने भी ये कहा है कि शिशु जो है सकिंग, ओरल सकिंग जो है चूसने से निगलने से जैसी जो सहज क्रियाएं हैं, ये आपने फ्राइड की थ्योरी में भी पढ़ा है। इससे उसमें संतुष्टि के भाव आते हैं और इस प्रकार की जो विशेषता वाला जो शिशु होता है जब वातावरण के संपर्क में आता है तब उसके व्यक्तित्व का विकास आरंभ होता है। और शिशु जो है वातावरण के संपर्क में आता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। और इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि आलपोर्ट ने ये कहा है कि शिशु जब व्यक्तित्व विकास आरंभ होता है तो उसमें प्रभाव के नियम के आधार पर उसकी क्रियाएं जो हैं वह निर्देशित या संचालित होती हैं। प्रभाव का नियम के माने जैसा उसको परिणाम प्राप्त होता है। प्रभाव का नियम आपने पढ़ा है, थॉर्नडाइक ने दिया था। तो यहाँ पर आलपोर्ट ने ये माना है कि जो शिशु का व्यवहार है जैसे जैसे वह अपने वातावरण के संपर्क में आता है उसका जो व्यवहार है प्रभाव के नियम के आधार पर निर्देशित या संचालित होता है। और आलपोर्ट ने यह भी कहा है कि जीवन के आरंभिक वर्षों में जो कुछ भी गुण विकसित होते हैं वह शिशु के भविष्य के व्यक्तित्व के प्रतिमान बन जाते हैं। यानी यही प्रारंभिक अवस्था ऐसी है जो उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इसको आलपोर्ट ने भी माना है कि जैसा गुण डेवलप होगा वैसा ही उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। इस प्रकार से आलपोर्ट ने कहा है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वह केवल जो इस अवस्था का होता है यानी शैशवावस्था में शिशु जो होता है, जैसा कि फ्राइड ने कहा है वैसे ही आलपोर्ट ने भी ये कहा है कि जो शिशु होता है वह आनंद को प्राप्त करने वाला होता है, दूसरों पर आश्रित होता है और वह सिर्फ वही व्यवहार चाहता है जिससे कि उसको सुख मिले, संतुष्टि मिले। तो जैसा कि फ्राइड ने कहा था कि इस अवस्था का शिशु स्वार्थी होता है, तो आलपोर्ट ने भी ये कहा है कि उसका व्यवहार स्वार्थपरक प्रकार का होता है और साथ ही वह अपनी सहज क्रियाओं के द्वारा आनंद वाला व्यवहार करता है। तो इस प्रकार का जो शिशु होता है, इस अवस्था का जो शिशु होता है वह अपनी माँ के द्वारा बहुत अधिक स्नेह और सुरक्षा प्राप्त करता है और जब इस अवस्था में उसको बहुत अधिक स्नेह, सुरक्षा, प्यार मिलता है तब उसका व्यवहार
धनात्मक रूप से विकसित होता है। यानी आपने अब तक बहुत कुछ थ्योरीज पढ़ी हैं और आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि कब धनात्मक व्यक्तित्व विकसित होता है। जब बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में उपयुक्त प्रेम मिले, जितना लगाव मिले, जितना आकर्षण मिले, उतना पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलप होती है। और जब इस अवस्था के बच्चे को पर्याप्त रूप से स्नेह, सुरक्षा आदि नहीं मिलता है, तब उसमें आगे चलकर ऐसा व्यक्तित्व निर्मित होता है जो कि जिसमें कि ईर्ष्या होती है, आक्रामकता होती है, असुरक्षा होती है और आत्म केंद्रिकता यानी स्वार्थीपन जैसा व्यवहार पाया जाता है। यानी आलपोर्ट ने एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो व्याख्या की है वह शैशवावस्था के आधार पर करते हुए ये कहा है कि एक व्यक्ति का धनात्मक व्यक्तित्व तब विकसित होता है जबकि व्यक्ति जो है बाल्यावस्था में सही प्रेम, सही दिशा, सही गाइडेंस, संरक्षण प्राप्त करता है। और जब उसको ऐसा नहीं प्राप्त होता है तब उसका व्यक्तित्व एक तरह से ईर्ष्यालु प्रकार का, आत्म केंद्रित प्रकार का, दूसरों की सहायता न करने वाला, आक्रामक प्रवृत्ति वाला डेवलप होता है। दूसरी चीज इन्होंने बताई है शिशु का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इन्फेंट। रूपांतरण का मतलब क्या रूप बदल जाने से? नहीं। शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था में अनेक प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं और यह जो परिवर्तन होते हैं वह कुछ निश्चित स्वरूप या सिद्धांतों के आधार पर होते हैं। इनमें विभेदीकरण, समाकलन, परिपक्वता, अधिगम, प्रकार्यात्मक स्वायत्तता, आत्मविस्तार आदि चीजें सम्मिलित होती हैं। तो ये जो चीजें हैं जैसे जैसे बच्चे में शामिल होती जाती हैं, उसकी आयु बढ़ने के साथ साथ वह विभिन्न परिस्थितियों में अंतर करना सीखता है, वह एक तरह से संगठित रूप में क्रियाएं करता है, उसमें परिपक्वता आती है, वह अपने पर निर्भर होता जाता है, उसके आत्म का विस्तार होता है। इसी को रूपांतरण कहा गया है। यानी ऐसा शिशु जो शैशवावस्था में दूसरों पर निर्भर होता है, धीरे धीरे वह स्वयं पर एक तरह से आत्मनिर्भर होता जाता है और उसका अपना विस्तार, आत्म का विस्तार बढ़ता जाता है। आलपोर्ट जो हैं वह अधिगम सिद्धांत के समर्थक नहीं रहे हैं, कहीं न कहीं यह इसके आलोचक भी रहे हैं। आलपोर्ट ने तादात्म्यकरण, संज्ञानात्मक सूझ, आत्म प्रतिमा, आत्म व्यवस्था, इन सब के आधार पर इन्होंने ये कहा है कि जो शिशु का रूपांतरण है इसको समझा जा सकता है। आलपोर्ट ये कहते हैं कि जो रूपांतरण की प्रक्रिया होती है वह धीरे धीरे चलने वाली होती है और इसके परिणाम स्वरूप जो कार्यात्मक स्वायत्तता है, इसमें जो कार्यात्मक स्वायत्तता है इसकी प्रमुख भूमिका इस रूपांतरण में होती है। और जैसे जैसे शिशु का रूपांतरण होता जाता है वैसे वैसे उसका आत्म भी विकसित होता जाता है और उसमें जो है शील गुण जो होते हैं उनकी संरचना जो है विकसित भी होती जाती है और विस्तृत भी होती जाती है। यानी उसका रूप डेवलप होता है और वह विस्तार भी धारण करती है। इसके साथ ही साथ व्यक्ति के लक्ष्य और आकांक्षाएं, वह क्या करना चाहता है, क्या प्राप्त करना चाहता है, इस संबंध में काफ़ी सुस्पष्टता यानी यह स्पष्ट होता चलता है। और यही जो रूपांतरण की प्रक्रिया है इसमें धीरे धीरे कार्यात्मक जो स्वायत्तता है इसकी बहुत अधिक भूमिका होती है।
यानी यहाँ पर आलपोर्ट ने ये कहा है कि जो शिशु का रूपांतरण होता है उसमें कार्यात्मक स्वायत्तता एक प्रमुख रूप या प्रमुख भूमिका अदा करता है। इस रूपांतरण की प्रक्रिया में कार्यात्मक स्वायत्तता की भूमिका के साथ साथ जो वातावरण की प्रारंभिक अवस्थाएं अभिप्रेरणात्मक संरचना जो होती है वह अलग प्रकार की होती है और इसमें जो है अभिप्रेरणात्मक जो संरचना है वह हर अवस्था में से दूसरी अवस्था में कुछ अंतर रखती है और इसमें जैविक सिद्धांत भी कार्यरत होते हैं। आगे के उसमें टॉपिक में अभी हम इस बारे में आलपोर्ट के सिद्धांत के बारे में हम आपको और बताएंगे, साथ ही साथ कुछ तुलनाएं भी बताएंगे और इनके सीमा सिद्धांत की आलोचना भी बताएंगे। थैंक यू।